नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं। तो लास्ट जो वीडियो मेरा था उसमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर का जो थियरी पार्ट है वो कवर किया था और अभी आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर के जो MCQs है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQ यहाँ पे है कि which one of the following statements is incorrect about the three states of matter, that is solid, liquid and gases. Okay, so यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट होता है अभी। तो हम यहाँ पे ऑप्शन जो है वो पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड possesses least energy whereas those of gas possess highest energy. सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की एनर्जीज कम होती है और गैसेस की ज्यादा होती है। सेकेंड है द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाईएस्ट वेयर एज दैट ऑफ गैसेस इज लोएस्ट। थर्ड ऑप्शन है गैसेस एंड लिक्विड्स possess definite volumes and fourth is the physical state of the substance is decided by the temperature and pressure. तो यहाँ पे आपको जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे हाईलाइट करना है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? तो राइट आंसर आएगा गैसेस एंड लिक्विड possess डेफिनेट वॉल्यूम्स। ओके, क्योंकि गैसेस और लिक्विड को डेफिनेट वॉल्यूम नहीं रहता है। जिस भी कंटेनर में आप उसको डाल दो उस कंटेनर का जो भी वॉल्यूम रहेगा वो ऑक्यूपाई कर लेगा। ओके, सो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ मैटर इज हाईली कॉम्प्रेसिबल? सो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, सभी लोगों को आना चाहिए। सो ऑप्शंस आपके सामने है सॉलिड, लिक्विड, गैस और फोर्थ ऑप्शन है कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, सो देखिए सबसे ज्यादा कॉम्प्रेसिबल अगर कोई रहता है तो वो गैस है, क्योंकि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनका डिस्टेंस हम कम कर सकते हैं, उनको ज़्यादा कॉम्प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर पे LPG का सिलेंडर रहता है, उसमें अराउंड 15 kg 14.5 kg गैस भरा हुआ रहता है उसी सिलेंडर में। तो वो कैसे भरते हैं? सो इन द हाईली कॉम्प्रेस्ड स्टेट। ओके, सो इसका ऑप्शन है गैस। नेक्स्ट आएगा which of the following statements is correct about intramolecular forces of attraction? Okay, so क्वेश्चन देखिए intramolecular forces of attraction। तो ऑप्शन आपके सामने है they keep together the constituent atoms within the molecule, they are weaker than intermolecular forces of attraction, evaporation of water is an example of breaking intramolecular forces of attraction, and molecules in the solid state have larger intramolecular forces of attraction than the molecules in the liquid state. Okay, तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? दे कीप टुगेदर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल अगर आप लोगे तो उसमें ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करते हैं? एटम्स को कंबाइन करके रखते हैं। ये है फर्स्ट ऑप्शन। दे आर वीकर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से कम यानी वीक रहते हैं। इवापोरेशन ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रेकिंग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये थर्ड ऑप्शन है। और molecules in the solid state have larger intramolecular forces of attraction than the molecules in the liquid state. Okay, so इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा फर्स्ट, क्योंकि बाकी सभी जो है ये गलत ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। सो ओनली करेक्ट ऑप्शन है दे कीप द टुगेदर द कंस्टिट्यूएंट एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल, इनको बोलते हैं हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, इसमें बॉन्डिंग वगैरह चीजें आती है। सो फोर्थ, डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द, ऑप्शन आपके सामने है। सो फर्स्ट ऑप्शन है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस, सेकेंड ऑप्शन है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस,
half of the distance of separation of charges and twice the distance of separation of charges। अब चारों में एक चीज कॉमन है जो है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस। तो इसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सो बेसिकली ये जो डाइपोल मोमेंट होता है इसको डिनोट करते हैं हम म्यू से। ओके, सो ये म्यू का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है। म्यू का फॉर्मूला ये है Q इंटू आर। ओके, सो Q यानी ये क्या होता है चार्ज, और R यानी दो जो चीजें हैं उनका, दो एटम्स कह सकते हैं हम, इनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस। ओके, सो बहुत ही सिंपल है। सो इसका आंसर है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ द चार्जेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगेन डाइपोल मोमेंट पे ही क्वेश्चन है। सो डाइपोल मोमेंट इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ, ओके, फर्स्ट ऑप्शन है ESU, सेकेंड ऑप्शन इज D बाय सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और लास्ट ऑप्शन है D बाय। ओके, तो बेसिकली एक चीज यहाँ पे आप समझ लीजिए कि चार्ज का यूनिट जो होता है वो होता है कूलम, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हम मीटर या सेंटीमीटर में ले सकते हैं। तो इनका प्रोडक्ट जो है वो डाइपोल मोमेंट का यूनिट आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है D बाय, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सिक्स क्वेश्चन है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन डॉट 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 मॉलिक्यूल्स। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है? टू नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर, आयन एंड पोलर, और टू पोलर। सो बहुत ही सिंपल सी बात है। आप HCl का एग्जांपल लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। सो उसमें दोनों भी मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, और दोनों भी मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए? पोलर। तो ये कंडीशन ही है, तो इसका आंसर आएगा D, टू पोलर। Seventh question, NH3 that is ammonia shows dot 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 interaction as a predominant force of attraction। अमोनिया में इनमें से कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रीडोमिनेंट होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है डाइपोल डाइपोल, सेकेंड इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, थर्ड इज आयन डाइपोल, और फोर्थ है डिस्पर्शन फोर्स। तो अमोनिया का अगर मॉलिक्यूल आप देखोगे तो ये बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन। सो इसमें भी कौन सा अट्रैक्शन रहेगा? डाइपोल डाइपोल। सो अमोनिया इज एन एग्जांपल ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एट्थ क्वेश्चन। द स्ट्रेंथ ऑफ द डिस्पर्शन फोर्सेस increases with the increase in an atom। स्ट्रेंथ ऑफ डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो इंक्रीज होते हैं किस चीज के वजह से? ओके, तो आंसर्स ऑप्शंस आपके सामने है। फर्स्ट इज पोलराइजेबिलिटी, सेकेंड ऑप्शन है मोलर मास, थर्ड है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो देखिए डिस्पर्शन फोर्सेस यानी इनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हम बोलते हैं, जो वीकेस्ट फोर्स है। और दूसरी एक चीज ऐसी होती है कि इनको ही हम वैंडर वॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। ओके, तो कैसा होता है कि पोलराइजेबिलिटी के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, मोलर मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। मोलर मास अगर ज्यादा है तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अगर ज्यादा है तो भी इसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। ओके, सो इसमें से आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन। चलिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डॉट 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 इंटरेक्शन। ओके, ऑप्शंस आपके सामने हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल आयन डाइपोल, थर्ड है डाइपोल डाइपोल, और लास्ट है वैंडर वॉल। सो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको पहले कंडीशंस समझनी होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे मॉलिक्यूल में होता है जिसमें हाइड्रोजन एटम कंपलसरी रहना ही चाहिए। ओके, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम देख सकते हैं, जैसे H2O है वाटर। ओके, उसके बाद में अमोनिया है, उसके बाद में HF है हाइड्रोजन क्लोराइड। सो ये सभी में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और दूसरी एक चीज, हाइड्रोजन एटम ऐसे एटम को बॉन्डेड होना चाहिए
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। तो ऐसे 3 एलिमेंट्स हमको पता है। सबसे पहला आता है फ्लोरीन, उसका हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये फ्लोरीन का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4। उसके बाद में नंबर लगता है ऑक्सीजन का और उसके बाद में नाइट्रोजन का। ओके, सो ये जो तीनों है, ओके, इनके ही कंपाउंड्स है। पहला कंपाउंड इसका बनता है फ्लोरीन के साथ में HF, दूसरा कंपाउंड वाटर के साथ में H2O और तीसरा अमोनिया। सो इन तीनों में जो बेसिक चीजें हैं वो बनते हैं पूरे पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये एक टाइप का पोलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नंबर 10। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर गैसेस टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड। तो बहुत बार ऐसा होता है कि 2 या 2 से ज्यादा गैसेस इंटरमिक्स हो जाते हैं, ओके, और ये इनका एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है जैसे कि एयर। ओके, सो ये इसको क्या बोलते हैं? सो पहला ऑप्शन है डिफ्यूजन, सेकेंड इज एब्सॉर्प्शन, थर्ड इज डिसॉर्प्शन एंड फोर्थ इज फ्यूजन। ओके, सो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर है डिफ्यूजन। ओके, सो डिफ्यूजन ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें 2 से ज्यादा गैसेस एक साथ आ सकते हैं और उसका इंटरमिक्सिंग होके होमोजेनियस मिक्सचर रेडी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, 11th। इफ PVT represents pressure, volume and temperature of the gas, the correct representation of Boyle's law is। PVT अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है तो बॉयल्स लॉ का करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से क्या है वो आपको यहां पे बताना है। ओके, सो लेट अस सी द स्टेटमेंट। ऑप्शंस हम देखेंगे। पहला ऑप्शन है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, दूसरा है PV इज इक्वल टू T, तीसरा है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट T एंड N, और लास्ट ऑप्शन है PV इज इक्वल टू 1/T। तो देखिए पहला ऑप्शन तो है ही नहीं क्योंकि ये लॉ बॉयल्स लॉ है ही नहीं, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन जो है ये हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये आखिरी वाला भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन दिया है पर अलग अलग केसेस में दिया है। तो यहाँ पे बेस्ट अगर कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहा है कोई लॉ का तो ये है ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। सो इसका आंसर आएगा सी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन। विच प्रॉपर्टी इज केप्ट कांस्टेंट्स इन द वेरिफिकेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ। ऑप्शन आपके सामने है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, बोथ बी एंड सी। सो देखिए चार्ल्स लॉ एक्चुअली 2 चीजों में रिलेशन बताता है हमेशा। चार्ल्स लॉ क्या है? सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ओके, व्हेन 2 थिंग्स आर कांस्टेंट। कौन सी? एक तो प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए या तो फिर और इसके साथ में नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए लॉ क्या है कि विच प्रॉपर्टी इज केप्ट कांस्टेंट इन द वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स हमको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। सो इसका सही आंसर आएगा ए, दैट इज प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सो डॉट 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 डिग्री सेल्सियस इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर की 3 स्केल्स होती है। कौन सी? एक तो केल्विन जिसको हम एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं, दूसरी स्केल होती है डिग्री सेल्सियस की और थर्ड स्केल होती है डिग्री फ़ारेनहाइट की। ओके, तो इसमें रिलेशन आपको यह समझना होगा डिग्री सेल्सियस और केल्विन में। ओके, तो 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम निकालेंगे या फिर 0 डिग्री सेल्सियस हम अगर निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है? इट इज 273 केल्विन। ओके, सो क्या आता है? 273.15 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे उल्टा पूछा है कितने डिग्री सेल्सियस यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी क्या? 0 केल्विन यानी कितने डिग्री सेल्सियस। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें से आप 273.15 माइनस कर दीजिए। अगर 0 में से मैंने 273.15 माइनस कर दिया
तो मेरा आंसर क्या आएगा, -273.15। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो बहुत ही सिंपल है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी क्या, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसके नीचे टेम्परेचर हम नहीं मेजर कर सकते, ये है बेंचमार्क। ओके, नेक्स्ट 14, द ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू गे-लुसैक्स लॉ इज। ऑप्शन आपके सामने है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और डी स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हमको ध्यान देना होगा कि ये जो लॉ है गे-लुसैक्स लॉ, इसका ग्राफ जब हम निकालते हैं तो इसमें दो चीजें आती है, एक तो एक वाई एक्सिस पे प्रेशर आता है और यहाँ पे टेम्परेचर आता है। तो ये लाइन जो है, ओके, ये प्रेशर और इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो हमको जो लाइन यहाँ पे मिलेगी वो एक्स एक्सिस को पैरेलल हो ही नहीं सकती, वाई एक्सिस को भी पैरेलल नहीं हो सकती, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगी और वो भी पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी। सो इसका आंसर आएगा सी। तभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वाई एक्सिस की क्वांटिटी एज कंपेयर टू एक्स एक्सिस की क्वांटिटी। ओके, सो 14th का आंसर आएगा सी। चलो आगे जाते हैं 15th नंबर का क्वेश्चन। व्हेन द प्रेशर ऑफ 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन इज डबल्ड and its temperature is raised from 300 to 600 Kelvin, final volume of gas would be। ओके, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि यहाँ पे क्या किया है वो आप जरा ध्यान में रखिए। प्रेशर जो है ये है, व्हेन द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज डबल्ड, 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन इज डबल्ड and its temperature is raised from 300 Kelvin to 600, final volume of gas would be। तो हमको फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे पूछा है। तो देखिए टेम्परेचर यहाँ पे रेज किया हुआ है और प्रेशर भी रेज किया हुआ है, और इनिशियली जो वॉल्यूम है वो दिया है हमको 5 लीटर, और हमको फाइनल वॉल्यूम जो है गैस का वो कितना आएगा वो हमको यहाँ पे बोलना है, बताना है। ओके, सो देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर आता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर और 20 लीटर्स। ओके, देखते हैं कितने लोगों को आ रहा है। सो इसका आंसर है 5 लीटर। अब आप कुछ लोग बोल रहे होंगे कि ऐसा क्यों, 5 लीटर ही क्यों आएगा? तो देखिए यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे डबल किया हुआ है, उसके बाद में टेम्परेचर जो है वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हुआ है, यानी कि प्रेशर जो है, ओके, ये इन प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डबल किया है यहाँ पे तो प्रेशर भी डबल हो रहा है। तो ये कब हो सकता है? जब आप वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स क्या रखोगे, कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर 5 लीटर है तो फाइनल भी 5 लीटर ही आएगा। तो कौन सा लॉ अप्लाई होने वाला है यहाँ पे? गे-लुसैक्स लॉ। ओके, सो ये कंफ्यूजन में डालने वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसका आंसर आ रहा है 5 लीटर। ओके, नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन। फॉर n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस द आइडियल इक्वेशन मे बी रिटन एज। n मोल्स है और आइडियल गैस है। आइडियल गैस का इक्वेशन हर एक को पता होना ही चाहिए, अगर वो साइंस का स्टूडेंट है तो आंसर है इसका PV इज इक्वल टू nRT। ओके, सो दैट इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन पे जाते हैं। करेक्ट वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R। अब ये जो R जो है इसको गैस कांस्टेंट बोलते हैं हम। तो इसकी जो वैल्यूज है बेसिकली वो अलग अलग वैल्यूज है और इसके 3 अलग अलग यूनिट्स है। तो सबसे पहला यूनिट है इसका लीटर एटमॉस्फेयर, दूसरा यूनिट है जूल पर केल्विन। ओके, उस जूल जो है यूनिट, और तीसरा यूनिट है इसका कैलोरी। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे
करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है वो है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, क्योंकि ये यूनिट बराबर है लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, पर ये वैल्यू गलत है। ये वैल्यू है 0.0821। ओके, उसके बाद में यहाँ पे भी ये यूनिट सही है पर इसकी वैल्यू गलत है। इसकी वैल्यू होनी चाहिए अराउंड 2, यानी ये जो नीचे दी हुई वैल्यू है ये आप में होनी चाहिए, और ये ऐसा यूनिट तो कोई है ही नहीं, पर फिर भी ऐसा यूनिट बन सकता है। अगर आपने जूल को अर्ग में कन्वर्ट किया तो फिर इसको 10⁻⁷ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 जूल ये हमेशा रहता है 10⁻⁷ अर्ग्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 8.314। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच real gases obey ideal gas laws over a wide range of pressure is called। ओके, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहां पे रियल गैसेस आइडियल गैस के सभी लॉज, जो भी लॉज हमने पढ़े हैं वो सभी के सभी लॉज यहाँ पे क्या होते हैं, ओबे होते हैं। तो चार ऑप्शन है आपके पास, क्रिटिकल, उसके बाद में बॉयल, उसके बाद में इन्वर्जन, उसके बाद में रिड्यूस्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है बॉयल। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय, कोई भी गैस अगर है तो उसको लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, तो चार ऑप्शन दिए हुए, कूलिंग, उसके बाद में कॉम्प्रेसिंग, बोथ कूलिंग एंड कॉम्प्रेसिंग, आइदर कूलिंग और कॉम्प्रेसिंग। तो सिर्फ कूल करके या सिर्फ कंप्रेस करके हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, हमको दोनों चीजें करनी है, यानी कि बोथ कूलिंग एज वेल एज कंप्रेशन। उसका प्रेशर भी कम करना है और कूल करना है, तो ही गैस लिक्विफाई होता है। सो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मैं यहां पे अंडरलाइन कर रहा हूं इनकरेक्ट पे, postulate of the kinetic theory of gases। ओके, सो ऑप्शन आपके सामने है, गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, collisions between the molecules are perfectly elastic। ओके, उसके बाद में एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस इज इक्वल एट ए गिवन टेम्परेचर, और प्रेशर exerted by a gas is due to इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको बताना है। ओके, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको बताना है। तो पहले आपको करेक्ट क्या है वो पहले याद होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है फोर्थ स्टेटमेंट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ऐसा नहीं होता है। ओके, ये तीनों चीजें जो है, फर्स्ट थ्री थिंग्स, दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, सो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड इट्स वेपर इज कॉल्ड। सो चार ऑप्शन आपके सामने है, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसा कौन सा प्रेशर है जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक्ट होता है जब लिक्विड और वेपर में क्या होगा, इक्विलिब्रियम। सो इसका आंसर तो सबको आना ही चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है वेपर प्रेशर। ओके, नेक्स्ट, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन का क्या होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, इज अनअफेक्टेड, और में इंक्रीज और डिक्रीज। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो सरफेस टेंशन हमेशा डिक्रीज होगा। ओके, सो इसका आंसर है डिक्रीज। इसीलिए कपड़े धोते वक्त हम क्या यूज करते हैं, गर्म पानी यूज करते हैं कभी कभी, उसके वजह से सरफेस टेंशन कम होता है और जो मैल है, जो दाग है, वो जल्दी हट जाता है। ओके, सो दैट इज द थिंग। 23rd क्वेश्चन, द इंटरनल रेजिस्टेंस
to the flow of the liquid is called its. ओके, जो भी लिक्विड होता है उसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है जो फ्लो को अपोज करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका आंसर तो सबको आना ही चाहिए, इसका आंसर है विस्कोसिटी। ओके, नेक्स्ट चलिए, द फॉलोइंग ग्राफ इलस्ट्रेट्स, यहाँ पे एक डायग्राम हमको दिया हुआ है जिसमें y एक्सिस पे है वॉल्यूम और x एक्सिस पे है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो ये जो ग्राफ है ये किस लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमको दिख रही है, तो स्ट्रेट लाइन है इसलिए ग्राफ लीनियर है, तो इस पे से हम ये अंदाज़ा लगा सकता है कि x एक्सिस की क्वांटिटी ये y एक्सिस की क्वांटिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। और ऐसा कब होता है, कौन से लॉ में होता है? सो इट हैपन्स इन द इट हैपन्स इन द चार्ल्स लॉ। ओके, तो इसका सही आंसर आएगा चार्ल्स लॉ। ओके, 25th क्वेश्चन, which of the following is predominant intermolecular force of attraction in HF? HF का मॉलिक्यूल अगर आप लोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट फोर्स कौन सा है? सो ऑप्शन है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल और लंदन फोर्सेस। ओके, सो इसका आंसर तो सबको आना ही चाहिए। अगर आप HF का मॉलिक्यूल देखोगे तो HF के मॉलिक्यूल में आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि ये जो मॉलिक्यूल बनता है ये कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। तो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सो यहाँ पे हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा? डाइपोल। और इसके बाजू में अगर कोई HF का मॉलिक्यूल रहता है तो और एक HF का डाइपोल वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे हमेशा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, जिसको ही हम एक्सटेंडेड पार्ट में बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है और कोई भी एक आइडियल गैस है उसके बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, pressure always remain constant, the product of pressure and volume remain constant, the ratio of pressure and volume always remain constant। देखिए अब ये आपको समझना चाहिए कि कांस्टेंट टेम्परेचर वाला लॉ कौन सा है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर वाला लॉ है बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट ऐसा है क्या? प्रेशर इज व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वॉल्यूम। ओके, तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम यहाँ से हटा देते हैं तो क्या आएगा? P इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, ओके, डिवाइडेड बाय V। सो यहाँ पे P V को यहाँ पे डाल देते हैं, सो क्या आएगा? प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों का क्या है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट वाला ऑप्शन कौन सा है? थर्ड। सो इसका आंसर आएगा सी। ओके, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ए क्वांटिटी ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 50 ml, वॉल्यूम दिया है, एट 500 mm ऑफ मर्क्यूरी, ये प्रेशर दिया हुआ है। एट व्हाट वॉल्यूम द प्रेशर विल बी 250 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, अभी अभी हमने देखा है लास्ट एमसीक्यू में कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ आता है वहाँ पे? विच लॉ? वहाँ पे आता है बॉयल्स लॉ। ओके, तो बॉयल्स लॉ में एक सिंपल सा फंडा है कि पी वी हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। तो हमेशा ऐसा बोल सकते हैं हम कि P1 V1 इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? P2 V2। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज हम सीधा सीधा पुट कर देंगे। तो P1 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे दिया है 500। ओके, सो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इनटू वॉल्यूम जो हमको दिया है V1 वो दिया है 50 ml। ओके, उसके बाद में P2 का जो वैल्यू है वो हमको दिया है 250 mm ऑफ मर्क्यूरी, और हमें
फाइनल वैल्यू निकालना है किस चीज़ का, V2 का। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे 250 और 500, यहाँ पे सीधा सीधा आएगा 2 और 2 इंटू 50 ये आता है 100। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर 100 ml। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। चार चीजें आपको दी हुई है, HF, HBr, HCl, HI। तो ये क्वेश्चन जो है ये अगेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है या साइज के ऊपर। अब देखिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा है तो बेसिकली ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो है ही है, पर साइज के ऊपर और मोलर मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये सब हैलोजेंस है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। इन सब में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है आयोडीन का, सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज भी है उसका। प्रोटॉन्स भी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा है, साइज ज्यादा है, उसकी वजह से मोलर मास ज्यादा है एज कंपेयर टू HF, HBr और HCl। सो इसका राइट आंसर है HI। ओके, क्यों? क्योंकि दो चीजें, एक तो एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा है आयोडीन का एज कंपेयर टू अदर हैलोजेंस, और दूसरा इसका मोलर मास भी ज्यादा है। तो इसके वजह से क्या होता है कि अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाता है उनके बीच में। ओके, नेक्स्ट, इफ द प्रेशर becomes double at the same absolute temperature on 2 liter of CO2, then volume of CO2 becomes। देखिए अब टेम्परेचर सेम है, यानी कौन सा लॉ आ गया यहाँ पे, बॉयल्स लॉ आ गया। ओके, और प्रेशर क्या किया है, डबल किया हुआ है। और यहाँ पे हमको कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रेशर ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम को कम होना ही पड़ेगा। अगर ये डबल से बढ़ता है तो इसको डबल से ही कम होना पड़ेगा। अगर इसके पहले का वॉल्यूम है 2 लीटर तो बाद में वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 लीटर। तो इसका राइट आंसर जो है वो आएगा 1 लीटर। तो एक अगर डबल होता है तो दूसरे को हाफ होना ही पड़ेगा, तो ही वो लॉ सेटिस्फाई होगा। चलिए आगे जाते हैं। प्रेशर रिमेनिंग द सेम, the volume of the given mass of an ideal gas increases for every degree centigrade rise in temperature by definite fraction of its volume at प्रेशर सेम है और वॉल्यूम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है हर डिग्री सेल्सियस के राइज में विथ सम फ्रैक्शन। ओके, तो वो टेम्परेचर कौन सा है इन्होंने यहाँ पे पूछा है। तो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली रिलेटेड टू चार्ल्स लॉ। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए, पहला है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है क्रिटिकल टेम्परेचर, तीसरा है एब्सोल्यूट जीरो और लास्ट वाला है बॉयल्स टेम्परेचर। ओके, सो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा, क्योंकि ये चार्ल्स लॉ जो है वो रिलेटेड है इस चीज से। ओके, क्रिटिकल भी नहीं आएगा, एब्सोल्यूट जीरो नहीं आएगा क्योंकि वो 0 केल्विन बताए, और बॉयल्स टेम्परेचर जो है ये अलग ही चीज है। ओके, सो 0 डिग्री सेल्सियस याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31st, ए गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड CO would be most likely to obey the ideal gas law at। ऐसा गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वो आइडियल गैस के लॉज को फॉलो करता है, तो उसकी कंडीशन क्या है। ओके, सो चार कंडीशंस आपको दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर और लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। सो देखिए इसका जो आंसर है वो मैं आपको बताना भी जा रहा हूं। इसका आंसर है सी। ऐसा तभी होता है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा और प्रेशर बहुत ज़्यादा लो रहेगा। लो प्रेशर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके,
पर अगर लो प्रेशर रहा और लो टेम्परेचर रहा तो फिर से वो लॉ को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई होना चाहिए और प्रेशर लो होना चाहिए। ये कंडीशन आप याद रखिए, ये अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32nd, ए सर्टन मास ऑफ ए गैस occupies a volume of 300 cc, cc यानी cubic centimeter या centimeter cube, at 27 degree Celsius and 620 mm pressure. The volume of gas at 47 degree Celsius 640 mm pressure will be. तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं V1, टेम्परेचर दिया है, इसको बोलते हैं हम T1। एक चीज हमेशा लोग भूल जाते हैं, इस टेम्परेचर को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, इसको आपको 273 ऐड करना है कंपल्सरी। हाँ, सो ये चीज़ें भूल जाते हैं लोग। तो 273 अगर ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा इसमें, तो इसका आंसर आता है अराउंड 300 केल्विन। ओके, सो 300 केल्विन ये हो गया इसका आंसर। और 620 mm ये प्रेशर दिया हुआ है, इसको तो कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं। अब वॉल्यूम पूछा है हमको V2, यहाँ पे फिर से टेम्परेचर दिया है, इसको भी आप केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, सो ये आएगा अराउंड, अगर हमने एडिशन कर दिया तो 27 के लिए 300 होता है, तो ये 20 डिग्री ज़्यादा है, तो ये आएगा 320 केल्विन। ओके, सो 320 केल्विन, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए 273 ऐड करके। प्रेशर जो है वो 640 mm। तो आपको यहाँ पे ढूंढना है वॉल्यूम। तो यहाँ पे कौन सा लॉ आप अप्लाई करेंगे, तो बहुत ही सिंपल थिंग है। यहाँ पे आपको यहाँ पे यूज करना है ये इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू NRT वाला इक्वेशन। अब देखो कैसा है, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हो रहा है, पर ये तो कांस्टेंट है NR। ओके, R तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमको ऐसा फॉर्मूला मिलता है फिर PV अपॉन T इज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि इस पे से हम एक चीज डिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि P1 उसके बाद में V1 अपॉन T1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या आएगा, P2 उसके बाद में V2 अपॉन T2। ओके, सो यहाँ पे सारी वैल्यूज आपको दी हुई है एक्सेप्ट V2, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे पुट कर दीजिए और इसका आंसर निकालिए। तो इसका आंसर यहाँ पे कैलकुलेट आपको करना होगा, उसके लिए मैं टाइम यहाँ पे दे रहा हूँ, तो आप अगर वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर आता है 310 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, सो ये आएगा वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 33 क्वेश्चन नंबर। व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोज unrestrained expansion, no cooling occur because the molecules, options आपके सामने है, are above the inversion temperature, exerts no attractive force on each other, does equal work with loss in kinetic energy, और ऑप्शन डी है collide without the loss of energy. When ideal gas undergoes unrestrained expansion, रिस्ट्रेन यानी कुछ कंस्ट्रेंट उसमें लगाया नहीं है, फ्रीली एक्सपांशन हो रहा है। ओके, तो नो कूलिंग ऑकर्स, तो कूलिंग होता नहीं है, क्यों नहीं होता है, तो इसका आंसर हमें देखना है। तो इसका आंसर है एक्सर्ट नो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन ईच अदर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जब कोई आइडियल गैस जब फ्रीली एक्सपांड होता है, ओके, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सर्ट नहीं करते हैं, जिसके वजह से ओके कूलिंग नहीं हो पाता है। सो दैट इज नथिंग बट द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच सेट ऑफ कंडीशंस रिप्रेजेंट इजिएस्ट वे टू लिक्विफाई ए गैस, अगर कोई भी गैस को आपको लिक्विफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी कौन सी कंडीशंस है वो कंपलसरी करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन है आपके सामने, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर
हाई प्रेशर। सो बहुत ही सिंपल है, अगर किसी गैस को आपको लिक्विफाई करना है तो आपको दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, और बेसिकली वो कंडीशन है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रखना पड़ेगा, बहुत प्रेशराइज करना पड़ेगा उसको, और कूलिंग भी करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन इसके पहले भी आया हुआ है, तो उसमें भी हमने ये देखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 35th नंबर का क्वेश्चन है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू। कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये ध्यान में रखिए, फिक्स नंबर ऑफ मोल्स है यानी n और v दोनों कांस्टेंट है, प्रेशर अगर बढ़ता है ओके विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, पर ये क्यों होता है ऐसा पूछा है। तो लॉ तो हमको सबको पता है, गेलुसेक्स लॉ है, पर क्यों? ऑप्शंस आपके सामने, इंक्रीज इन द एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड, इंक्रीज्ड रेट ऑफ कोलिजन अमंग्स द मॉलिक्यूल, इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा? तो देखिए कैसा होता है, जब भी हम किसी गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो जो मॉलिक्यूलर स्पीड होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड जो है उस बढ़ने के कारण उसका टेम्परेचर भी जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मॉलिक्यूलर स्पीड की वजह से एक दूसरे के ऊपर फोर्स जो है, प्रेशर जो है वो बढ़ते जाता है, उसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ता है। नेक्स्ट 36, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इसमें से सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन एग्जिबिट करता है? चलिए हम एक बार देख लेते हैं। अमोनिया में कौन सा फोर्स रहता है? तो अमोनिया में सबसे पहले तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल होगा, ये तो स्ट्रांग रहता है। HCl में भी सेम कंडीशन आएगी, H2O में भी सेम कंडीशन आएगी, यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रहता है, तो बहुत स्ट्रांग रहता है। सिर्फ एक ही गैस ऐसा है, हीलियम, ये इनर्ट गैस है, तो एक इनर्ट गैस का एटम दूसरे इनर्ट गैस के बॉन्ड तो नहीं बना सकता है, पर वहाँ पे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनाता है, जो कि लंडन डिस्पर्शन फोर्स होता है या वैंडर वाल्स फोर्स होता है। सो दैट इज, इसका आंसर आएगा फिर हीलियम। ओके, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ए बी सी डी आर द four different gases with critical temperature 304.1, 154.3, 405.5 and 126 केल्विन रिस्पेक्टिवली। हमको यहाँ पे 4 गैसेस दिए हुए हैं, इनके क्रिटिकल टेम्परेचर्स दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखते हैं। व्हाइल कूलिंग द गैस विच गेट्स लिक्विफाइड फर्स्ट इज। अब इसमें से कौन सा ऐसा गैस होगा जो सबसे ज़्यादा जल्दी लिक्विफाई होगा? तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, इसके ऊपर गैस का लिक्विफिकेशन डिपेंड होता है, और जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा उतना जल्दी वो गैस लिक्विफाई होगा। तो अब आप देखिए, इसमें से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है कौन से गैस का आ रहा है? 405.5, वो भी कौन सा गैस? सी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी। ओके, नेक्स्ट, द यूनिट्स ऑफ सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स आर रिस्पेक्टिवली। उसके लिए आपको सरफेस टेंशन क्या होता है वो पता होना चाहिए। ओके, सो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। तो सरफेस टेंशन यानी बेसिकली क्या है वो आपको पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। ओके, यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रा आप ध्यान में रखिए, न्यूटन यहाँ पे आएगा पर मीटर, ठीक है। अब ये कहाँ पे दिख रहा है आपको? चलो यहाँ पे दिख गया भाई। अब विस्कोसिटी का यूनिट जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली विस्कोसिटी जो है उसका यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट है?
न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे न्यूटन तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दिखा है भाई, पर यहाँ पे तो कहीं पे भी दिख नहीं रहा है। तो आपके एक और चीज़ ध्यान में रखनी होगी यहाँ पे कि न्यूटन क्या होता है, न्यूटन किस चीज़ का यूनिट है, फोर्स। ओके, और फोर्स जो है ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो मास का यूनिट क्या आ जाएगा यहाँ पे, केजी। ओके, मास का यूनिट है केजी, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का यूनिट जो है ये आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे। और यहाँ पे पहले से ही कौन है, सेकंड बैठा हुआ है और मीटर स्क्वायर भी बैठा हुआ है। ओके, तो एक एक तो कैंसिल हो जाएगा, सेकंड सेकंड, उसके बाद में ये मीटर और मीटर, यानी ये दोनों नीचे आ जाएंगे, और ये दोनों भी अगर ऊपर गए तो ये यूनिट हमको दिख रहा है। ठीक है, चलो, केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। पर ये यूनिट कहाँ से आया फिर से, ये तो मैच होना चाहिए, वो देखते हैं हम। फिर से न्यूटन की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, केजी। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे पहले से ही कौन बैठा है, मीटर बैठा हुआ है। ओके, 1/m, तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो सेकंड इनवर्स आएगा। यानी बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भाई ये तो यूनिट है ही नहीं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। सो इसका सही आंसर आएगा बी। ओके, नेक्स्ट 39th क्वेश्चन। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ ए सर्टन गैस, सर्टन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस इज। कांस्टेंट प्रेशर अगर होगा तो डेंसिटी जो है वो किस चीज को प्रोपोर्शनल रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टेम्परेचर, या इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। सोचिए, कांस्टेंट प्रेशर है और डेंसिटी। ओके, तो बेसिकली प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो कौन सा लॉ अप्लीकेबल होगा यहाँ पे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे आपको रिलेशन ढूंढना पड़ेगा उसमें। ओके, तो देखिए डेंसिटी, पहले इसका आंसर हम देख लेते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ये कहाँ से आया, ओके, तो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। देखिए डेंसिटी जो रहता है वो रो, जो रहता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब मास तो कभी चेंज होता नहीं है, कांस्टेंट है, तो डेंसिटी और वॉल्यूम में कौन सा प्रोपोर्शन हो गया फिर, इनवर्स। अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम किसको प्रोपोर्शनल रहेगा, टेम्परेचर को। इनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और रो डेंसिटी और वॉल्यूम में इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो अगर इनको रिलेशन में लाया जाए, टेम्परेचर और डेंसिटी को, तो ये भी प्रोपोर्शन कैसा आएगा, इनवर्स ही आएगा। ओके, डेंसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसीलिए इसका आंसर आएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन, कोई भी लिक्विड का वेपर प्रेशर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन, अमाउंट एज वेल एज टेम्परेचर, नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर, या फिर सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। ओके, सो सही जवाब है इसका नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के ऊपर भी बहुत सी चीज़ें डिपेंड रहती है, और लिक्विड का नेचर कैसा है, उसमें इम्प्योरिटी कितनी है, उस वो प्योर है क्या, क्योंकि अगर हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो इसमें इसका सही आंसर है नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो सेशन है वो ख़त्म होता है। अगर आपको सही में अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। अगला वीडियो मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।